नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे सुकमा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। मेहता गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने यह हत्या की होगी ऐसा शक है, अंदेशा है। घटनास्थल पर आंध्र प्रदेश पुलिस पहुंच चुकी है। एएसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने इस पूरी घटना की पुष्टि भी की है और हत्यारों का पता लगाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, युवक की हत्या मेहता गांव में, सुकमा के मेहता गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई है। हत्यारों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये नक्सलियों ने किया हो। घटनास्थल पर आंध्र प्रदेश पुलिस पहुंच गई है। ये सीमावर्ती इलाके हैं दरअसल, और एएसपी आंजनेय ने इस पूरे घटना की पुष्टि भी की है। मेहता गांव में युवक की हत्या। तो सुकमा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा है कि नक्सलियों ने इस युवक की हत्या की होगी। तो मेहता गांव का ये पूरा मामला है। ये सीमावर्ती इलाके हैं और मौके पर आंध्र प्रदेश पुलिस पहुंच गई है। एएसपी ने इस पूरी घटना की पुष्टि भी की है। शुरुआती तौर पर ऐसा नजर आता है कि ये जो घटना है ये नक्सलियों ने की होगी। इस घटना को अंजाम नक्सलियों ने दिया होगा, हत्या की इस वारदात को। हालांकि अभी पुष्टि नहीं की गई है। युवक की हत्या से सनसनी, सुकमा का ये पूरा घटनाक्रम। और इससे पहले छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमने आपको बताया, एक इंजीनियर और पियून, इन्हें भी अगवा कर लिया गया था। हालांकि नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर बाद में इन्हें छोड़ दिया। पहले पियून को छोड़ा गया और फिर इंजीनियर को भी छोड़ दिया गया। और सहयोगी सतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, पूरी जानकारी विस्तार से। जी, आपको बता दूं कि ये घटना जो है सुकमा जिले के कुमटा थाना क्षेत्र के मेहता गांव की है, जो सीमावर्ती इलाका आंध्र प्रदेश का है। वहां पर जो है ये गांव मौजूद है, जहां पर देर रात जो है एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसका नाम जो है माड़ी रामकुमार बताया जा रहा है। हालांकि मौके पर जो है आंध्र पुलिस पहुंच चुकी है, क्योंकि वो इलाका आंध्र से लगा हुआ है। तो उससे पहले आंध्र पुलिस पहुंच चुकी है। इलाका काफी नक्सल प्रभावित इलाका है। बताया जा रहा है कि उस इलाके में माओवादियों की कल बैठक भी हुई थी, जिसके बाद ये हत्या हुई और आपसी जो है जमीन विवाद भी इस मामले को बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं नक्सलियों के द्वारा जो है हत्या करने का अंदेशा जो है पुलिस जरूर कर रही है, लेकिन हालांकि अभी तक अधिकारिक पुष्टि से हत्या क्यों पाई है, हत्या के पीछे क्या कारण है, हत्या के पीछे किसका हाथ है, ये अभी तक जो है पुलिस अधिकारी जो है कह नहीं पा रहे हैं। जी चलिए, ये साफ नहीं हो पा रहा है कि हत्या की वजह साफ नहीं हो पा रही है, और ये भी साफ नहीं है कि आखिर हत्यारे हैं कौन। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश इस तमाम जानकारी के लिए। और कोरोना के खिलाफ जंग में मध्य प्रदेश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मध्य प्रदेश की 50% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो चुकी है। बुधवार को जो वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया, टीकाकरण महाअभियान चलाया गया, छठा चरण यह था, और उसमें प्रदेश ने यह टारगेट पूरा किया है। वैक्सीनेशन महाअभियान 6 के बाद प्रदेश की 50.1% जनता को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि 91.8%, ये जो तकरीबन 9% बच रहे हैं, ये दूसरों के लिए मुसीबत ना बने, ध्यान रखें। 91.8% जनता को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वैक्सीन महाअभियान 6 के जो पहला दिन था, उसमें 16,83,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। तो 50
50% लोगों को, 50% से ज्यादा ही है, 50% से ज्यादा लोगों को जो है कि डोज लग चुके हैं और अभी भी हालांकि पूरे टारगेट तक पहुंचना बाकी है और तकरीबन 9% ऐसे हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। इन लोगों को भी ढूंढ ढूंढ कर टीका लगवाया जा रहा है। लगातार वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर अनुराग से और विस्तार से हम जानकारी लेंगे। अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे। अनुराग, 91.8% अब बचे हैं जो 9%, वही सबसे बड़ी चुनौती है और उसके लिए चाहे ऑटो में बैठ बैठकर जाना पड़े, घर घर दस्तक देनी पड़े, कोई और यत्न करना पड़े, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, शासन और प्रशासन की तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रेरित भी किया जा रहा है कि वो वैक्सीन का सेकंड डोज लें, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। हालांकि अब सरकार ने कोरोना काल में लगी तमाम तरह की बंदिशों को हटा लिया है, लेकिन अभी भी ज़रूरी है कि अपनी सुरक्षा के लिए कोरोना के दोनों डोज लगवाएं। पहला डोज पूरा हो चुका है, दूसरा डोज भी 50% से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी उन लोगों का सेकंड डोज पूरा होना है जो अभी तक डोज लगवाने के लिए बाहर निकलकर नहीं आए। 31 दिसंबर तक का सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि सेकंड डोज 100% करा लिया जाएगा और इसी को लेकर अब घर घर दस्तक देने का अभियान चलाया जा रहा है। फ़ोन कॉल के जरिए लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। कुल मिलाकर अब उन लोगों को भी बाहर निकलना होगा जो अब तक सेकंड डोज जिन्होंने नहीं लगवाया है, और 25 दिसंबर तक, यानी 31 दिसंबर का तो सरकार ने टारगेट तय किया है, लेकिन उससे पहले 25 दिसंबर तक 100% वैक्सीन का डोज पूरा हो जाए, इस दिशा में अब काम करने की जरूरत है और इसी के लिए लोगों को अब आगे आने की जरूरत है जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाया है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुल जमा ये, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। कुल जमा मतलब ये कि जब अगले साल में प्रवेश करें तो सब वैक्सीनेटेड हों। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। Major instrument of global competition and key to shaping the future international order. Technology and data are becoming new weapons. The biggest strength of democracy is openness. At the same time, we should not allow a few vested interests to misuse this openness. Friends, as a democracy and a digital leader, India is ready to work with partners for our shared prosperity and security. India's digital revolution is rooted in our democracy, our demography, and the scale of our economy. It is powered by enterprise and innovation of our youth. We are turning the challenges of the past into an opportunity to take a leap into the future. There are 5 important transitions. और एक बार फिर कोरोना की बात करेंगे। कोरोना के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों पर प्रदेश सरकार ने रियायत देने का फैसला किया है। कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सिलसिले में निर्देश जारी किए। इसके तहत मध्य प्रदेश में कोविड-19 को लेकर जो प्रतिबंध लगे थे वो हटाए जाएंगे। बैठक में तय किया गया है कि सामान्य तौर पर अब सभी आयोजन होंगे, हालांकि कुछ जगहों पर सावधानी बरतनी होगी, इसके लिए नियम बनेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करेंगे। बैठक में यह भी तय किया गया है कि भले ही प्रतिबंध कम किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना, वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। महामारी के समय, कोविड-19 महामारी के समय जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो सभी प्रतिबंध आज से ही हमने हटाने का फैसला किया है। अब समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल
मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लगने वाले मेलों का आयोजन किया जा सकेगा। चल समारोह अब निकल सकेंगे और विवाह अब जितनी संख्या की मर्जी हो उतनी संख्या में संपन्न किए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी पूरी क्षमता से लोग अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने सम्मिलित हो सकेंगे। नाइट कर्फ्यू भी आज रात से ही समाप्त किया जा रहा है। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब इत्यादि 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, चलाए जा सकेंगे। लेकिन इतना जरूर है, सभी तरह की गतिविधि हम प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ। और अब बात मेट्रो की। भोपाल और इंदौर में 2023 से पहले मेट्रो शुरू करने की तैयारी में है सरकार। इसी कड़ी में 19 नवंबर को भोपाल में मेट्रो डिपो का भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 26 नवंबर को इंदौर में मेट्रो डिपो का भूमि पूजन कार्यक्रम होगा। भोपाल मेट्रो को सीधे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कनेक्ट किया जाएगा और स्टेशन से ही सीधे मेट्रो की सुविधा आम जनता ले सकेगी। भोपाल के साथ साथ इंदौर में भी मेट्रो के प्रोजेक्ट में तेजी आई है। 2018 में भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था। 4 साल में 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना था, लेकिन अब इसे पूरा करने के लिए अगस्त 2023 तक का टारगेट रखा गया है। मेट्रो प्रोजेक्ट की कुल लागत 6,941 करोड़ और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की कुल लागत 7,580 करोड़ है। मतलब एक लागत भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की है, एक इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां वो 177 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। लोकार्पण और भूमि पूजन का यह कार्यक्रम दुर्ग जिले के नगर निगम भिलाई, भिलाई चरौदा, रिसाली और जामुल नगर पालिका क्षेत्र में होगा। मुख्यमंत्री भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 104 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। भिलाई चरौदा निगम में 40 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की सौगात, रिसाली निगम में 27 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण, जामुल में 5 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और 1 करोड़ 91 लाख के कार्यों का भूमि पूजन होना है। मुख्यमंत्री इस मौके पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जो लाभान्वित हितग्राही हैं उन्हें अनुदान राशि का चेक वितरित करेंगे। कैनाल रोड निर्माण और सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया जाएगा। सुरडुंग जलाशय की रीमॉडलिंग का भूमि पूजन भी होना है। और सीधा एक बार दुर्ग आपको लिए चलेंगे। आज दुर्ग के लिए सौगातों का दिन है। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ेंगे और मिथिलेश से हम जान लेते हैं। मिथिलेश, सौगातों का दिन और साथ ही साथ चुनावी स्ट्राइक, चुनावी मास्टर स्ट्रोक भी। बिल्कुल ललित, ठीक पकड़ा आपने, क्योंकि अब हो सकता है कि बहुत जल्द ही निर्वाचन आयोग इस पर निर्णय सुना दे, क्योंकि काफी दिनों से लंबित है चुनाव। 4 निकायों में ये चुनाव हो रहा है। नवगठित रिसाली इसमें शामिल है, नगर निगम भिलाई शामिल है, भिलाई 3 चरौदा है, जामुल है। तो इस तरह से 4 निकायों में चुनाव होने जा रहे हैं और कहीं न कहीं इन चारों ही जगहों पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करोड़ों की सौगात देंगे। 177 करोड़ की ये सौगात देने वाले हैं आज दुर्ग जिलेवासियों को, जिला सीएम। और सुबह
से लेकर शाम तक का इनके दौरे का कार्यक्रम है। शुरुआत जो होगी वो जामुल नगर पंचायत क्षेत्र से होगी, जहां पर वे आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद भिलाई 3 चरोदा जाएंगे, जहां वो पद यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद में आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है रिसाली में जो है वो करोड़ों की सौगात देंगे। नेवई क्षेत्र में उनकी आम सभा होगी। तो इस तरह से दोपहर के बाद में पूरे लगातार उनके अलग अलग कार्यक्रम है। करीब 9 कार्यक्रम यहां पर उनके निर्धारित किए गए हैं। करीब 5 आम सभाओं को संबोधित करेंगे। जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव संभावित है वहां पर मुख्यमंत्री के ये दौरे कार्यक्रम है। पूरे जिले में उत्साह का माहौल है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह से लेकर शाम तक चलेंगे और करोड़ों की सौगात देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी आगाज भी माना जा सकता है, कांग्रेस की तैयारी भी मानी जा सकती है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर उज्जैन से। उज्जैन टोल नाके पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। कार और बाइक से आए बदमाशों ने टोल नाके पर आकर हंगामा किया। बदमाशों ने खिड़की और दरवाजे लाठी डंडों से तोड़ डाले। तोड़फोड़ और गुंडागर्दी की पूरी वारदात यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, घटना की वजह साफ हो पाई? गुस्से की, तांडव की, उत्पात की? आनंद बिल्कुल, देखिए पूरा घटनाक्रम उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के जो है उनेल रोड का है, जहां पर चक्रावदा के पास ही एक टोल नाका बना हुआ है और यहीं पर जो है कल तकरीबन 4 बजे के आसपास की पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल जो है जो टोल कर्मी हैं वो दबी जुबान में ये जरूर कह रहे हैं कि एक संगठन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनको कुछ दिन पहले ही टोल कर्मियों ने उनको यहाँ से उनकी गाड़ियां निकलती उनको बेंड किया था, जो कि फ्री में निकलती थी कई बार गाड़ियां, और यही संभवतः यही एक बड़ा कारण यहाँ पर तोड़फोड़ का दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस साफ तौर पे यही कह रही है कि तकरीबन 4 गाड़ियों से ये लोग आए थे और उन गाड़ियों के नंबर ट्रेस कर लिए गए हैं। हालांकि ये जितने नकाबपोश थे, नकाब पहन कर आए थे, जितने अज्ञात आरोपी थे, तो इसको लेकर पुलिस जो है गाड़ियों के नंबर ट्रेस करके अब आरोपियों तक पहुंचने की बात कर रही है। जी जी, शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। इधर ग्वालियर में बेखौफ गुंडों ने गुंडा टैक्स नहीं देने पर दुकानदार से जमकर मारपीट की। उसकी दुकान में तोड़फोड़ भी कर दी। महाराजपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आधा दर्जन गुंडों के खिलाफ मारपीट और तोड़फोड़ का मामला दर्ज कर लिया है। सुशील संवाददाता ग्वालियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, गुंडा टैक्स न मिलने पर मारपीट, क्या कह रही है पुलिस? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके का पूरा वाकया है, कल रात का वाकया है, और ये जो कारोबारी है, कपड़ा कारोबारी है, इनके दुकान पर करीब 8 से 10 लोग पहुंचे और उन्होंने पहले मारपीट की और इनके भाई जब बचाने आए तो उनके साथ भी मारपीट की। उसके बाद दुकान में तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करने के बाद जो है ये लोग धमकी देकर चले गए। पूरा मामला इस तरह से है कि जो शिकायत दर्ज कराई है थाने में कपड़ा कारोबारी ने, उसके मुताबिक हरिओम डंगस नाम का ये इलाके में रहने वाला शख्स है और ये अक्सर वहाँ टेरर टैक्स की वसूली करता है और इस कारोबारी को भी टेरर टैक्स के लिए सूरज सिंह को धमकी दी थी और जब इसने रुपया देने से मना कर दिया तो इसी बात को लेकर इन्होंने कल रात तोड़फोड़ की। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद महाराजपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर इनकी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता की बात है कि इस तरह से कानून व्यवस्था चौकस होने का दावा करने के बाद भी ग्वालियर में गुंडा टैक्स वसूलने के लिए जो है इस तरह की वारदातें अंजाम दी जा रही है और पुलिस की जो गश्त या चौकसी है उस पर सवाल खड़े होते हैं इन सब घटनाओं के बाद। चलिए, धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात के द्वारका में एटीएस ने ड्रग्स को लेकर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने द्वारका के नवाद्रा गांव में एक घर से 24 किलो ड्रग्स बरामद की है और इसकी कीमत तकरीबन 120 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में एटीएस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ इनसे की जा रही है। गुजरात में एक बार फिर 123 करोड़
120 करोड़, माफ कीजिएगा, 120 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां घना कोहरा छाया है। राजधानी समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। तापमान में भी गिरावट आएगी। उत्तर छत्तीसगढ़ में तापमान गिरेगा। दक्षिण छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का यह अनुमान है। इस तरीके की विजिबिलिटी है, देखिए स्क्रीन पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। और विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। पालमपुर में वैज्ञानिकों ने एक माइक्रोबियल मिक्स तैयार किया है, जो कि हिमालय के ठंडे रेगिस्तान में जल संरक्षण में मदद करने वाले पारंपरिक सूखे टॉयलेट्स को पुनर्जीवित करता है। यह ह्यूमन वेस्ट को मैनेज करने के साथ साथ खेती की जरूरतों को भी पूरा करता है। हिमाचल और लद्दाख के आसपास में स्थानीय किसानों के लिए इन ड्राई टॉयलेट्स के ह्यूमन एक्सक्रीटा से जैविक खाद बनाने का काम किया जाता है। आइए देखें वैज्ञानिकों ने इस प्रैक्टिस को कैसे पुनर्जीवित यानी रिवाइव करना शुरू किया है। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। Today we are here at Goshal village of Lahaul and Spiti district in Himachal Pradesh to bring out a story on sanitation and water conservation. In general, we spend around 8 to 10 liters of water in every flush, and here in this village and in the entire region, people have learned traditionally how to manage human waste without even spending a single drop of water. And this village is special because this was the first time that we got introduced to Himalayan dry toilets, which not only manages human waste without water but also utilizes the compost in agriculture farmland. At my back, we have this structure, and it has two-storied structure. On the top story they defecate, and on the bottom story the human waste gets accumulated. So after the season goes off, I mean after around 6 months, they collect the human waste and put it in the fields. So the main issue used to be during the summer, the foul odor that it produces. We came across that when they were defecating, they were covering the fecal material with some dry material. So there was nothing but they were using ashes or cattle waste or soil, etc. So we wanted them to use our product. We mixed it with some carrier material, and we took good care that we used the carrier material, which were again going to be organic, and it was good for the soil. पहले जो हम गोप यूज़ कर रहे थे उसमें जो बहुत दुर्गंध आ रही थी, तो अभी हमने जो पालमपुर से जो बूस्टर लाया था उसे यूज़ किया, और उससे जो दुर्गंध बहुत कम हो गई है, और इससे हमें जो है बहुत लाभ मिला है। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।